जैसा कि अनाउंस किया गया था सवाई माधोपुर ऐप पर, हम हास्य कवि जो विश्व प्रसिद्ध हास्य कवि हैं सुरेश अलबेला जी, उनसे मुलाकात करेंगे। और इन दिनों काफ़ी जो है वो धमकियों वाला मामला आपके साथ में हो रहा है। कुछ कविताएं, कुछ शायरी इस तरह की आपने मन से की है जिससे हो सकता है किसी को कुछ हर्ट हुआ हो या और कोई मामला रहा हो। तो हम सबसे पहले तो तारुफ की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ। लेकिन मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूँगा इंट्रोडक्शन में कि मुझे नहीं लगता कि सुरेश अलबेला को किसी तारुफ की कोई मोहताज शख्सियत है। ये अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं और लाफ्टर शो जो चल रहा था उसके अंदर भी आप जीते हैं। और इसके अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर आपने अपना जो है वो कविता पाठ वगैरह किया है और खूब वाहवाही लूटी है। तो सीधे जुड़ते हैं जनाब से और जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल जो धमकियां और ये सब जो चल रहा है, ये एक्चुअल में मैटर है क्या। आप शुरुआत से उस मैटर को हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें, सुरेश जी। मेरे पास एक्चुअली 4-5 दिन पहले कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि आपने पूज्य आशाराम बापू जी पे कुछ कविताएं सुनाई है, आपने उनके खिलाफ जो बोला है वो यूट्यूब पर हमने देखा है, वो वायरल हो गया काफ़ी। तो आप हमें एक 2 मिनट का वीडियो बना के भेजिए। उसमें आप लिखिए कि मुझसे गलत हो गया था, मुझे पता नहीं था कि आशाराम बापूजी निर्दोष हैं। तो आप उस पर माफ़ी मांगिए और 2 मिनट का वीडियो बना के भेजिए और कहिए कि आप आशाराम बापू के भक्त हैं और बापूजी के खिलाफ नहीं, आपको बापूजी के समर्थन में बोलना चाहिए। तो ऐसा कॉल आया उनका। फिर मैंने कोई वीडियो उनको बना के नहीं भेजा 2 दिन तक। तो मेरे पास हर 1 मिनट में कॉल आता है, वो कहता है आप बापूजी पे बोला है आपने, माफ़ी मांगी है वरना देख लेंगे, आपको उठा लेंगे। कवि सम्मेलन में आप जाते ही हो, हमारे लोग हर शहर में हैं, हर मोहल्ले में हैं, हर गली में हैं। आप रोज़ कवि सम्मेलन करते हो तो हमसे बच पाना ज़्यादा दिनों तक मुश्किल है आपका। जी। तो उन पंक्तियों में क्या था असल में, हम ये जानना चाहते हैं। ऐसी कोई पंक्तियां थीं जो आपको लगता है वाकई में वो गलत थी? देखो, हम तो बोलते ही हैं, हम तो व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रहार करते ही हैं। हम तो बगदादी पे भी बोलते हैं, हम तो जाकिर नाइक पे भी बोलते हैं, हम तो आशाराम पे भी बोलते हैं। जो भी देश में कुछ भी होता है हम उस पर बोलते हैं। हमारा काम लिखना है और कवियों को हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी रही है। ये तो बहुत पुरानी परंपरा है कि कवियों ने हमेशा व्यवस्थाओं के खिलाफ लिखा है या समर्थन में लिखा है। तो कवियों को आज़ादी होती है इस बात की। तो मेरा काम कविताएं लिखना है, व्यवस्थाओं पे प्रहार करना है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा काम सच बोलना है। क्योंकि जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, वो एक आईना होता है। तो आईने पे कभी दाग नहीं लगना चाहिए, आईना साफ होना चाहिए, मेरा ये मानना है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि साहित्यकार वाकई में समाज का, देश का और मतलब एक जो दर्पण नॉर्मल होता है। आदमी है उसका, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, हर एक का एक छवि दिखाता है, एक आईना का की हैसियत से वो काम करता है। और आप भी जो अपनी कविताएं हैं, अपनी जो पोइट्री है, उससे इसी अंदाज से जाने जाते हैं कि आप सच को सच लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या आशाराम जी के बारे में आपने लिखा कि वो कोई पंक्तियां आप ऐसी बता सकते हैं कि जो खास तौर से कोई ऐसी पंक्तियां थी वो, या कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रहार था, या क्या था वो, क्या आईना आपने दिखाया? वो केवल इतना था कि वो 4 पंक्तियां थी कि भेजा था दूध लेने, लेके जाम मा गए। मैं उनको जैसी है एज इट इज पढ़ देता हूँ। वो क्या है, वो इस तरह की थी। भेजा था दूध लेने, लेके जाम आ गए। वे सोचते हैं कि हमारे काम आ गए। इतना विकास हो गया है मेरे मुल्क का, निकले थे राम लाने, आशा राम आ गए। ये पंक्तियां थी वो। तो इन पंक्तियों में जो हालात थे, जो जिस वक्त के हालात थे, उनको आपने उनको एज इट इज़ जो है वो बताने की कोशिश की। तो आपको ऐसा लगता है कि आज के माहौल के अंदर क्या साहित्यकार जो एक साहित्यकार जो लिखता है वो इतिहास लिखता है बेसिकली, तो आपको ऐसा लगता है क्या बोलने की आज़ादी या साहित्यकारों को भी लिखने की आज़ादी के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है समाज के अंदर, अभी भी उसको एज इट इज़ अडोप्ट नहीं किया जा रहा है? इतिहास लिखता है, वर्तमान लिखता है। जो हमको दिखता है वो हम लिखेंगे।
मैंने इन 4 पंक्तियां भी कही थी कि शहीदों पर सियासत जो सरे ही आम करता है, वो अपने मुल्क की मिट्टी को भी बदनाम करता है। कलम मेरी कभी सच बोलने से रुक नहीं सकती, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत राम करता है। बहुत खूब। तो जब इस तरह के साहित्यकार जब इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो हौसला बढ़ता है। ख़ासतौर से अभी कल भी एक शहीद दिवस था, उस पर भी मैंने आपका ट्विटर अकाउंट देखा। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि सुरेश अलबेला जी का फेसबुक जो अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है और मेरे ख्याल में 2.5 लाख के आसपास, तकरीबन 2.5 लाख फ़ैन फॉलोइंग है। और न सिर्फ वो 2.5 लाख बल्कि पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है, ट्विटर पर भी फ़ैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा क्राउड है जो आपको फॉलो करता है, आपकी पोस्ट का इंतज़ार करता है। तो कल भी शहीद दिवस के ऊपर खास आपने एक शेर लिखा था, तो वो शेर एक बार आप पढ़ के बताएं। वो शेर तो अभी मुझे याद नहीं है, मैंने कल लिखा था, लेकिन मैंने इसके पहले भी लिखा है कि अशफाकुल्ला खां की कोई मुस्लिम बात नहीं करते। बातें बहुत सारी होती है लेकिन जो करनी चाहिए वो नहीं करते। अशफाकुल्ला खां की कोई मुस्लिम बात नहीं करते, बिस्मिल शेखर और सुभाष को हिंदू याद नहीं करते। हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। बहुत खूब, ज़बरदस्त। आपने एक इतनी बेहतरीन शायरी की है और वाकई में यही शायरी जो है आगे चल के ये इतिहास बनता है। वर्तमान को जो कोई कवि, कोई साहित्यकार लिखता है तो उसको इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिख दिया जाता है। चलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धमकी दी? हमने पढ़ा भी, बाकी न्यूज़ मीडिया में भी आया कि बार बार फ़ोन करते रहेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर दो, देख लेंगे। उसके अलावा जहां आप थाने में बैठे थे, मज़े की बात यह है उसके अंदर कि आप थाने में बैठे हुए वहीं कॉल आ गया, वीडियो कॉल, और वो पुलिस के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी, मतलब हमें नहीं लगता कि आपके चेहरे पर कोई चिंता का या ऐसा सवाल या निशान है या डर का कोई मामला है? ऐसा कुछ आपको लगा एक पल के लिए कि आपको ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं, तो मतलब डर का कोई फीलिंग ऐसी आई आपको? देखो, कानून है हमारे देश में, कानून के हिसाब से सब कुछ चलता है। और वैसे भी जो डर के जीता है वो एक अच्छा कवि नहीं हो सकता मेरी नज़र में। मेरी नज़र में तो निडर बन के लिखना चाहिए और जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो मैं तो हर पल का आनंद उठाता हूँ। मुझे तो बड़ी दुनिया अच्छी लगती है और कवियों का काम हमेशा समाज को सुधारना रहा है, व्यवस्थाओं के खिलाफ लिखना होता है, उन पे प्रहार करना होता है। तो मैं कभी टेंशन में रहता नहीं हूँ। वैसे मैं हास्य रस का कवि हूँ, मैं बड़ा मस्त रहता हूँ। और किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मेरा तो सारी दुनिया से यही कहना है, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमको तो जो बोलना है हम बोलेंगे। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आपने रिपोर्ट वगैरह, एफआईआर वगैरह दर्ज कराई इनके खिलाफ में जो धमकियां मिल रही थी, या आगे और क्या प्रोसेस है? किस तरह से आप इसको करेंगे? सिक्योरिटी वगैरह लेने का भी इरादा है आपका, या क्या है मामला? नहीं, अभी मैं सिक्योरिटी लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉल्स आने कम हुए। पहले तो एक दिन में हर मिनट में कॉल आ रहा था, अभी दिन में केवल 40-50 कॉल आते हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा है नहीं। बाकी मेरे अभी लगातार शोज हैं अलग अलग शहरों में, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर ले लूँगा सिक्योरिटी। तो ऐसा ये जो धमकी और ये सारा मामला हुआ, इसमें फैमिली को भी आपको समझाना पड़ा चीज़ों के लिए? आप बाहर जा रहे हैं, जैसे टूर्स वगैरह आपके काफ़ी हैं इन दिनों में भी, तो फैमिली को भी ऐसा डर का माहौल या ऐसा कुछ लगा उनको, या मतलब आपने उनको समझा लिया है किस तरह से? नहीं, मैंने किसी को नहीं समझाया और किसी ने मुझे समझाया भी नहीं, क्योंकि मेरा काम है वो मैं खुद करता हूँ, और उसमें मैं किसी को ना तो समझाता हूँ और ना कोई मुझे समझाता है। तो अब अंगारों पे जो खेलता है उसको क्या समझाना और क्या किसी को समझाना। इसीलिए तो मैंने शादी भी नहीं करी ना। जी जी। तो किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई समझदार है यहाँ पे। लोग मेरे को कहते हैं कि तुम पंगा मत लो, तुम माफ़ी मांग लो, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, भाई किसी की आस्था को चोट पहुँची है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप ये कहो कि
आप पूजनीय बापू के भक्त है, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, मैं जिसका भक्त हूँ उसका भक्त हूँ, और जिसका नहीं हूँ उसका नहीं हूँ। मुझे किस भगवान को मानना है, किसको नहीं मानना है, ये मेरी इच्छा है। ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, हिंदुस्तान के संविधान में भी नहीं लिखा, ना कानून इस बात को करता है। जी तो यहाँ पे तो भक्ति तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना। जी जी। तो इसकी तो हर एक को अपने यहाँ संविधान में भी धर्म की प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, आज़ादी है। बोलने की भी आज़ादी है। तो जाहिर सी बात है कि एक आम नागरिक के हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस वो कंटिन्यू रखेगा। चूँकि हम यहाँ पर बता दें कि एक एग्जांपल हम यहाँ देखना चाहते हैं, आपको भी बताना चाहेंगे, क्योंकि हम रेस्पेक्टेड जो शायर हैं मुनव्वर राणा साहब, उनका भी सोशल मीडिया हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि दंगे और फसाद जिस भी हुकूमत में होते हैं, तो उन्होंने एक शेर ये पढ़ा था कि अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो सुन ले फिर हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो अब इसके ऊपर भी बहुत सारे कटाक्ष हुए। हालांकि ये जो शेर उन्होंने पढ़ा था ये किसी और गवर्नमेंट में पढ़ा था, लेकिन जो सरकारें दंगों को नहीं रोकेगी, तो एक साहित्यकार का काम है आईना दिखाना। तो आप क्या भी कोई ऐसा इस तरह का कोई अगर शेर है कि आपने हुकूमत को आईना दिखाने का भी कोई काम किया हो, तो वो भी हम आपसे यहाँ पर सुनना चाहेंगे। देखो, मुनव्वर राणा साहब ने जो शेर लिखा उसमें तो उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिखा, ना कोई सरकार का नाम लिखा, तो उस पर तो बहस करना ही बेफिजूल की बात है। उन्होंने जो लिखा अच्छा लिखा है। बाकी मैंने इस तरह का नहीं लिखा, पर मैं लिखता रहता हूँ। जैसे मैंने लिखा था कि चांद लिखता हूँ तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। बहुत खूबसूरत। तो ये तो ठीक है, आप तो बहुत निडरता और बहादुरी का परिचय दे रहे हैं, और हर एक नॉर्मल आदमी को भी देना चाहिए, क्योंकि लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम फिर वापस से आपको शहीद दिवस के ऊपर और कोई इस तरह की पोइट्री आपकी हो, या हमारे ख़ास तौर से इस माध्यम से अगर कोई युवाओं के लिए कोई शायरी आपकी हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आप एक बार सुनाएं इस मंच पर। देखो, मैं बहुत सारी पेरोडिया है, वो मैं कुछ पेरोडियाँ आपको सुना देता हूँ। एक दो पेरोडियों से मैं शुरू करता हूँ, मैंने नई नई कुछ लिखी है, सुनाता हूँ। निकला बड़ा ही फाड़ू, पंजे का एक साड़ू, पोचा लगा चुका है दिल्ली में एक झाड़ू। मोदी ने फेसबुक को भी झंडा दे दिया है, मायावती के हाथी ने अंडा दे दिया है। सबको पकड़ के लाओ और इतना तो बताओ, क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अखिलेश ने कहा था आऊंगा यूपी में बहुमत लाऊंगा, ना तू आया न कोई हाथी, अब दोनों बन जाओ साथी। ओ साइकिल हाथी ना कर यार, कमल खिला है अब की बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। तो ऐसा मैं लिखता रहता हूँ। एक और मैं सुनाता हूँ। हो चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। हो विराट कोहली पहले से कितना बदल गया, अनुष्का की गुगली का जादू उस पे चल गया। बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ हम और ऐसी कोई चीज़, आप क्योंकि हास्य के हैं, जी। और हम एक चीज़ आपसे ख़ास तौर से पूछना चाहेंगे कि कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसी ख़ास तौर की खुशी, सबसे ज़्यादा जो इंसान खुश होता है, तो ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई याद आपके साथ में जुड़ी हुई है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे? आप तो खुश करने का, लोगों को और उनके मनोरंजन करने का, उनके जीवन में खुशी लाने का काम करते हैं मंचों से, लेकिन आपके साथ में कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई याद आपको आती है? कोई अवार्ड आपको ऐसा मिला हो, या कोई ऐसी चीज़ आपको सामने आई हो जो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हों?
देखो मैं तो हर पल ही खुश रहता हूँ। मैं तो, मेरा काम जब लोगों को हंसाना है, जी जी मैं दूसरों को हंसा रहा हूँ, मैं जब तक मैं खुद ही नहीं हंसूंगा तो कैसे जी काम चलेगा। तो मैं जी। तो खुद भी खुश रहता हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ कि हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। क्योंकि आजकल क्या होता है कि आपके फेसबुक पे तो 5,000 दोस्त हैं और घर वालों से बातचीत बंद है। जी जी। वो माता जी से नहीं बोल रहा, पिताजी से नहीं बोल रहा, और उसके दोस्त बहुत सारे हैं। तो मेरा मानना है कि हमको थोड़ा इंटरनेट की दुनिया से हटके और अपनों के साथ समय बिताना चाहिए, और जो भी उनके दोस्त हैं या परिवार वाले हैं उनके साथ, और खुश रहना चाहिए। हर हर पल का आनंद उठाना चाहिए। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, आजकल क्या होता है कि आदमी की बोलचाल में तो मिठास कम है, तो इसलिए उसके अंदर की शुगर बढ़ती जा रही है। आजकल दिखावा बहुत हो रहा है। किसी महापुरुष ने कहा है कि, सच कहा है कि जब किताबें सड़क पर और जूते शोरूम में मिलने लगे, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ज्यादा जरूरत है। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। मेरे लिए सबसे अच्छा वाकया जब मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीता था, जी और वही मेरा सबसे अच्छा दिन था। क्योंकि मेरा टारगेट भी वही था कि मुझे एक बार लाफ्टर चैलेंज का विनर बनना है। जी। ऐसा सोचा नहीं था कि मैं विनर बन जाऊंगा, लेकिन मैंने गया था, फाइट मैंने की थी उनसे। और बड़ी मुश्किल बात ये थी ना कि मैं चोथ का बरवाड़ा जैसे छोटे गांव में पैदा हुआ। तो यहाँ पे तो किसी को बताते भी थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो लोग कहते थे यार फेंक रहा है, वहाँ कोई जाते हैं क्या वहीं। तो ऐसा मानते नहीं थे लोग मेरी बात को। लेकिन मैं था तो मैं थोड़ा सा लड़ाकू था, मैं कि मैं तो हर चीज करके दिखाऊंगा, करना पड़ेगा अपने को। जी तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, लड़ा, वहाँ पे जीता। बहुत सारी मुश्किलें आई, यहाँ पे भी आई, वहाँ पे भी आई। तो सारी मुश्किलों से लड़ते हुए मैं जीता और अंत में मुझे अवार्ड मिला। तो बड़ा खुश हूँ मैं। जी मतलब वहाँ पे तो ऐसा था कि मैं तो अकेला था, यहाँ यहाँ से कोई, क्योंकि अपने को इतने छोटे गांव वाले को वहाँ कौन जानता है। जी वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता था। मेरे साथ एक कंटेस्टेंट थी, उसमें भारती। तो भारती, मेरा और दो पाकिस्तान के और थे, जी एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे उनमें, वो अब नहीं, भी वो नहीं है अब। तो इन तीनों से मेरा कंपटीशन ज़्यादा था, भारती से ज़्यादा। तो कपिल शर्मा, चंदन प्रभाकर सब भारती के साथ लगे रहते थे, उनकी स्क्रिप्ट लिखते थे। उन्होंने पूरा जोर लगाया उसको जीतने के लिए। लेकिन मैंने अकेले ने इतनी मेहनत की। वो लोग रात को स्क्रिप्ट लिखते थे, रात को 9 बजे से लगते थे, 4 बजे तक लिखते थे। जी 8 बजे सो जाता था और 4 बजे उठ जाता था, उल्टा चलता था। जी जी तो प्रैक्टिस भी अच्छी होती थी, क्योंकि शूटिंग होती थी सुबह जल्दी 9-10 बजे। तो वो लोग क्या करते थे कि वो सोते ही 3-4 बजे थे और 8 बजे थक के उठते थे। और मैं रात को अच्छा सोता था और 4 बजे उठता था और बड़ा मेहनत करता था। और मैं पूरी प्रैक्टिस सब कुछ याद कर लेता था। सुबह सुबह मैं बहुत सारे चक्कर काटता था पैदल घूम घूम के। तो उसका बड़ा फायदा मुझे मिलता था और इसीलिए मैं जीत गया उस शो। हाँ, हम बता दें कि हम अभी चौथ का बरवाड़ा में आप ही के घर पर बैठे हुए हैं। और जितनी आपकी तारीफ़ की जाए इस बात को लेकर के कि आदमी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा मकाम उसको हासिल हो जाए। और वाकई में एक सवाई माधोपुर के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आप जो है वो विश्व पटल पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी इस बात में थी कि हमने जस्ट एक फ़ोन लगाया सुरेश जी को, पहली घंटे में फ़ोन उठाया और उसके बाद हमने कहा कि हम सवाई माधोपुर ऐप से हैं और आपसे मिलना चाहते हैं इस मामले को लेकर। आपने बोला ठीक है मैं फ्री हूँ, आप आ जाओ। तो एक बड़ी बात है कि इतना बड़े होने के बाद भी आदमी अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। हम ख़ासतौर से आखिरी में आपसे ये कहना चाहेंगे कि सवाई माधोपुर ऐप के बारे में आपने सुना होगा। हम डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाई माधोपुर का पहला मोबाइल ऐप है, सारी जानकारी एक टच पर है। और इस तरह के लाइव पर्सनालिटीज़ के साथ भी, और जो जीवत जो मुद्दे हैं सवाई माधोपुर के आम जन से रिलेटेड खासतौर से इश्यूज़ हैं, वो प्रशासन को भी बताते हैं। और पत्रकार और साहित्यकार का लगभग काम एक जैसा ही होता है। तो हमने बहुत सारे काम किए हैं इस तरह के और भी करेंगे। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए आप अगर कुछ कहना चाहें और कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना चाहें तो बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक बहुत लोगों को इंटरव्यूज दिए हैं, जी बड़े बड़े दिए हैं, सारे बड़े चैनल्स को भी दिए हैं। लेकिन
इस तरह का ऐप मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है। ऐप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अपने शहर की न्यूज़ के लिए ऐसा करता हो सकता है बड़े शहरों में हो, लेकिन जयपुर जैसी जगह भी मैंने नहीं देखा, कोटा में भी नहीं देखा। सवाई माधोपुर बड़ा छोटा शहर है, तो सवाई माधोपुर जैसी जगह पे आप एक ऐप चला रहे हो जो सारी न्यूज़ दिखाता है सवाई माधोपुर ज़िले की या सवाई माधोपुर की, तो ये बड़ी अच्छी पहल है और मेरा मानना है कि ये और शहरों में भी होना चाहिए। और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो जिया भाई, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक तो ये काम करना है ना बड़ा मुश्किल का काम है। पहले तो पेज बनाओ, उस पे लाइक 2 3 4 5 से शुरू होते हैं, 10,000 तक लाइक आना एक बड़ी बात होती है। हम लोगों के आ जाते हैं, हमारे 2.5 लाख लाइक हो सकते हैं, लेकिन आप जब ऐसा सवाई माधोपुर का ऐप बनाते हो तो 10,000 लाइक आना उस पर बड़ी बात है, क्योंकि सवाई माधोपुर की कितनी जनसंख्या है, उसमें कितने लोग नेट यूज करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पहल का काम किया है आपने सवाई माधोपुर के लिए, और ऐसे काम बिल्कुल होते रहने चाहिए। और आप सवाई माधोपुर की न्यूज़ दिखा रहे हो सबको, तो मैं बड़ी इसकी दिल से तारीफ करता हूँ, मैं बहुत कद्र करता हूँ आप लोगों की। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब ने अपना कीमती समय हमें दिया। अगली फिर किसी लाइव खबर के लिए, फिर किसी पर्सनालिटी के साथ, फिर किसी मुद्दे के ऊपर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए सवाई माधोपुर ऐप के साथ।